नमस्कार, एग्जाम सिलेक्शन 360 पर आपका स्वागत है। मैं हर्षवर्धन आज आपके लिए फिर एक क्लास लेकर आया हूं जिसमें हम पढ़ने वाले हैं टॉप मोस्ट करंट क्वेश्चन। रोज की तरह सबसे पहले हम बात करेंगे आज के कुछ ऐतिहासिक बिंदुओं पर, कुछ ऐतिहासिक घटनाएं जो हमारे एग्जाम ओरिएंटेड है। सबसे पहले हम देखते हैं कुछ ऐतिहासिक घटनाओं में। तो 1918 को यूरोप के लातीविया देश ने रूस से आजादी की घोषणा की थी। आप ये कह सकते हैं कि लातीविया जो है वो किसका गुलाम था? रूस का। 2017 को भारत की मानुषी छिल्लर ने मिस वर्ल्ड का खिताब आज ही के दिन जीता था। इसके अलावा आपसे और क्वेश्चन क्या पूछे जा सकते हैं? अगर आपसे पूछा जाए और क्या क्वेश्चन हो सकते हैं, तो आप कहोगे कि यूरोप के लातीविया देश ने रूस से आजादी की घोषणा की, ये आपका हो गया। इसके अलावा 1738 को फ्रांस और ऑस्ट्रिया के बीच शांति समझौता हुआ। शांति समझौता हुआ। अगला बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, आएगा ही आएगा, आपको पता है। मैं इसको मोस्ट नहीं कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं ये पेपर में आएगा। ठीक है, तो मिस यूनिवर्स 2024 कौन बनी है? मैंने आपको बताया था कि मिस यूनिवर्स में भारत का प्रतिनिधित्व अगर आपसे पूछा जाए किसने किया, तो भारत का प्रतिनिधित्व की बात करें तो आप कह सकते हैं ये किया रिया सिन्हा ने। निकिता पोरवाल करें तो ये है भारत, ये है इस साल 2024 की मिस इंडिया। ठीक है, इसके अलावा आपसे ये पूछा जा सकता है और क्वेश्चन कि मेरे भाई आपसे पूछा जाएगा शेफाली जामवाल, तो ये बनी है मिस वुमेन, मिस वुमेन, वुमेन इंडियन, और वो भी कहां पर? यूएसए में। इसके अलावा विक्टोरिया केजर थेलविग, विक्टोरिया केजर थेलविग जो है 2024 की क्या बनी है? मिस यूनिवर्स बनी है। आपको मैं बता दूं कि डेनमार्क में मिस यूनिवर्स 2024 प्रतियोगिता में ऐतिहासिक जीत का जश्न मनाया गया। और इसके अलावा विक्टोरिया केजर थेलविग को नई रानी का ताज पहनाया गया। और इसका आयोजन आपको मैंने कल पढ़ाया था, आप जरा मुझे बताना कि इसका आयोजन कहां हुआ है? अमेरिकी कॉन्टिनेंट में हुआ है, मैं इतना भी बता दे रहा हूं आपको। मिस यूनिवर्स का खिताब रिया सिंघा, 2024 का खिताब निकिता पोरवाल, और जम्मू की मूल निवासी शेफाली जामवाल ने मिसेज यूनिवर्स अमेरिका का खिताब जीत लिया है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। नरेंद्र मोदी को नाइजीरिया के किस सम्मान से सम्मानित किया गया है? तो नाइजीरिया का दूसरा सर्वोच्च सम्मान है जिसको कहा जाता है ग्रैंड कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द नाइजर। ग्रैंड कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द नाइजर अवार्ड नरेंद्र मोदी को दिया गया है। मैं आपको बता दूं तो नरेंद्र मोदी को बहुत सारे सम्मान दिए गए हैं। 2024 में नरेंद्र मोदी को कुछ सम्मान दिए गए हैं, वो कौन कौन से हैं? ऑर्डर ऑफ द सेंट एंड्रयू पुरस्कार रूस के द्वारा ही दिया गया। ये रूस का सर्वोच्च सम्मान है, ये आपको बात ध्यान रखनी है। और इसके अलावा अगर आपसे पूछा जाएगा तो ये पूछा जाएगा ऑर्डर ऑफ द ड्रैगन किंग, ये किसके द्वारा दिया गया? ये भूटान के द्वारा। ये आप कह सकते हैं कि भूटान का सर्वोच्च सम्मान है। इसके अलावा आपसे अगर और क्या कहा जा सकता है, तो और ये कहा जा सकता है कि ग्रैंड क्रॉस ऑफ द लीजन ऑफ द ऑनर, ये फ्रांस का सर्वोच्च सम्मान है। ऑर्डर ऑफ नाइल, ये मिस्र का सर्वोच्च सम्मान है। डोमिनिका अवार्ड ऑफ ऑनर, ये मैंने आपको 15 नवंबर वाली जो क्लास है उसमें पढ़ाया था, ये डोमिनिका के द्वारा दिया गया। डोमिनिका ने ये बताया था कि नरेंद्र मोदी ने कोविड के दौरान उनकी काफी मदद की थी, इस वजह से उन्होंने ये अवार्ड दिया है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, तो आप ये बताएंगे कि नाइजीरिया की राजधानी क्या है? अबूजा। मुद्रा नाइजीरिया नाइरा, और राष्ट्रपति है यहाँ के ओलुसेगुन ओबासांजो, यहाँ के ये क्या हैं? राष्ट्रपति हैं। अगला, दुनिया के पहले महिला बस डिपो सखी का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो आपसे पूछा जा रहा है सखी बस डिपो का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो बड़ी बड़ी दो घटनाएं हुई हैं कि कल इस का उद्घाटन करने के बाद दिल्ली के किसने? परिवहन मंत्री ने इस्तीफा दे दिया था। तो अभी मैं बात बताता हूं किसके बारे में, कि दिल्ली के परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत ने सरोजनी नगर में दुनिया के पहले बस डिपो सखी डिपो का उद्घाटन किया। इसका उद्देश्य है महिलाओं को सशक्तिकरण देना और सार्वजनिक परिवहन में महिलाओं की भागीदारी को मेरे भाई बढ़ाना था।
महिला कार्यबल की कुल 223 महिला कर्मचारी हैं, इसमें 89 महिला ड्राइवर हैं और 134 महिला कंडक्टर शामिल है। इसके अलावा बात करें तो डिपो से कुल 70 बसें संचालित होंगी, जिनमें 40 बसें जो है वातानुकूलित और 30 गैर वातानुकूलित बसें होंगी। इतिहास की बात करें तो ये डिपो पहले सरोजनी नगर डिपो के नाम से जाना जाता था। अप्रैल 1954 में शुरू किया गया था और ये दिल्ली का पहला बस डिपो था। इसके अलावा आप ये कह सकते हैं कि महान स्वतंत्रता सेनानी और कवयित्री सरोजनी नायडू के नाम पर इसका नाम रखा गया है। ठीक है। मदर टेरेसा पुरस्कार 2024 किसे दिया गया है, अगर आपसे पूछा जाए तो मदर टेरेसा पुरस्कार 2024 रतन टाटा को मरणोपरांत दिया गया है। मरणोपरांत जो है दिया गया है, ये आपको ध्यान रखना है। इसमें ये शिव नाडर की अगर बात करें तो 2024-2023 में आप ये कह सकते हैं कि सर्वाधिक दान देने वाले व्यक्तियों की अगर बात करें, सर्वाधिक दान देने वाले जो व्यक्ति हैं अगर आपसे पूछा जाए तो आप कह सकते हैं कौन थे, शिव नाडर थे। अगले क्वेश्चन पे आते हैं रतन टाटा की। तो रतन टाटा को सामाजिक न्याय के लिए मदर टेरेसा मेमोरियल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ये पुरस्कार हरमन फाउंडेशन के द्वारा मुंबई में आयोजित समारोह में प्रदान किया गया है। और बता दूं रतन टाटा के बारे में तो इनका जन्म 28 दिसंबर 1937 को, 9 अक्टूबर 2024 को इनकी मृत्यु हुई। भारत सरकार ने सन 2000 में इनको पद्म विभूषण, 2008 में इनको पद्म भूषण सम्मानित किया गया था। 2009 में ब्रिटेन ने उन्हें नाइट ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर से नवाजा था। 2013 में अर्नेस्ट यंग ने उन्हें एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया। इसके अलावा 2014 में बड़ौदा प्रबंधन संघ ने सयाजी रत्न पुरस्कार दिया था। 2023 में इनको महाराष्ट्र सरकार ने उद्योग रत्न से सम्मानित किया था। इसके अलावा 2023 में किंग चार्ल्स III ने उन्हें ऑनररी ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द ऑस्ट्रेलिया से सम्मानित किया था। तो इनको दिए गए कुछ ये सम्मान थे, आपसे पूछे जा सकते हैं, तो आपको ये बिल्कुल ध्यान रखने हैं। अगले और क्वेश्चन पर बढ़ते हैं मेरे भाई। तो 18 नवंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है? पहली बात करते हैं, आपको पता होगा कि बाल दिवस और मधुमेह दिवस आपका 14 नवंबर को मनाया जाता है। दुनिया जानती है कि आपसे पूछा जाएगा तो 17 नवंबर को आपका दिवस मनाया जाता है विश्व समय पूर्व जन्म दिवस, और 18 नवंबर को राष्ट्रीय राजकुमारी दिवस आपका मनाया जाता है। कौन सा दिवस? राष्ट्रीय राजकुमारी दिवस आपका प्रिंसेस डे मनाया जाता है। अगले क्वेश्चन की अगर बात करेंगे, अगला क्वेश्चन क्या होगा? तो 18 नवंबर को राष्ट्रीय राजकुमारी दिवस में भाग लेकर हर लड़की के अंदर छिपी राजकुमारी का जश्न मनाने के लिए ये दिवस मनाया जाता है। और बात करें तो विश्व समय पूर्व जन्म दिवस हर साल 17 नवंबर को दुनिया भर में मनाया जाता है, और मैंने आपको बता दिया कि इसमें जागरूकता बढ़ाई जाएगी। नवंबर महीने के कुछ महत्वपूर्ण से दिवस हैं, जैसे 5 नवंबर विश्व सुनामी जागरूकता दिवस, और अगर बात करें तो इसकी फाइटिंग इक्वालिटी फॉर रिसाइलेंट फ्यूचर 2023, इसकी जो है ये क्या रही है, ये रही है इसकी थीम। नवंबर विज्ञान 6 नवंबर को विज्ञान और शांति का अंतर्राष्ट्रीय सप्ताह मनाया गया, इसमें 11 जो सप्ताह में 11 नवंबर तक पड़ेगा। ठीक है। इसके अलावा नवंबर में शहरीकरण दिवस की बात करेंगे 8 नवंबर को, और 15 नवंबर को नवजात जो सप्ताह जो है वो मैंने आपको पढ़ाया था, ये मनाया जाएगा। संयुक्त राष्ट्र जलवायु वार्ता में जारी किए गए नए डेटा सेट के अनुसार सबसे ज्यादा कार्बन उत्सर्जन कौन से शहर के द्वारा किया गया है? ये भी आपका एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। सबसे ज्यादा शहर कौन से हैं जो सबसे ज्यादा आपके धुआं उगल रहे हैं? भारत तो वैसे ही बदनाम है, सबसे ज्यादा जो धुआं उगल रहा है आप जापान, चाइना, यूएसए। आंसर जो है इसका अगर बात करें तो सबसे ज्यादा जो धुआं उगलने वाला शहर है वो है आपका शंघाई। ग्रीन हाउस गैसों के प्रमुख उत्सर्जन में सर्वाधिक प्रदूषण वाला शहर शंघाई है। 256 मिलियन मीट्रिक टन ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन करता है, जो कोलंबिया या नॉर्वे जैसे देश पूरे इतना कार्बन उत्सर्जन नहीं करते जितना ये अकेला शहर इतना कार्बन उत्सर्जन कर देता है।
इसके अलावा टोक्यो 250 मिलियन मीट्रिक टन कार्बन उत्सर्जन कर रहा है। न्यूयॉर्क शहर 160 मिलियन मीट्रिक टन कार्बन उत्सर्जन कर रहा है और ह्यूस्टन शहर आपका 150 आपका मिलियन मीट्रिक टन कार्बन उत्पन्न कर रहा है। पृथ्वी का कुल ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन 2023 में बढ़कर 61.2 बिलियन मीट्रिक टन हो जाएगा, जो पिछले वर्ष की तुलना में 0.7% की वृद्धि कर रहा है। मतलब ये है कि हम ये कह रहे थे कि कार्बन उत्सर्जन में कमी करेंगे, पर हमने कार्बन उत्सर्जन में कमी की जगह क्या की है, वृद्धि की है। और अगर बात करें तो सबसे बड़ी कमी वेनेजुएला, जापान, जर्मनी, यूनाइटेड किंगडम और संयुक्त राज्य अमेरिका में प्रदूषण के स्तर में महत्वपूर्ण गिरावट दर्ज की गई है। इतना सारा प्रदूषण करने के बाद भी ये बात कही जा रही है कि इन्होंने अपने देश में क्या किया है, प्रदूषण को काफी कम किया है। ठीक है, इस प्रदूषण की वजह से मुझे भी प्यास लगने लगी, जरा 1 मिनट। वापस आते हैं अपने क्वेश्चन पर मेरे भाई। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है भारतीय महिला हॉकी टीम किस देश को हराकर सेमीफाइनल में पहुंच गई है? तो भारतीय महिला हॉकी टीम की अगर बात करें तो भारतीय महिला हॉकी टीम ने जापान को हरा दिया है और अपने 5 मैच खेले हैं, 5 मैचों में नॉकआउट जो है सबको हरा हरा कर क्या किया है, सेमीफाइनल में बड़ी धूमधाम से प्रवेश किया है। और अगर बात करें तो नवनीत कौर को इस मैच का प्लेयर ऑफ द मैच घोषित किया गया। भारत की लगातार 5वीं जीत है। और बात करें तो एशियन महिला हॉकी चैंपियनशिप टूर्नामेंट का आयोजन बिहार के राजगीर में किया जा रहा है। अगले क्वेश्चन पर आए तो ये बहुत ही बड़ा क्वेश्चन होने वाला है, लगातार आपके सामने ये चलने वाली है न्यूज। सबसे पहले मैं आपको बता रहा हूं कि आपसे पूछा जाएगा तो आप बताओगे कि अभी एन बीरेन सिंह नाम के ये व्यक्ति हैं और तुम्हें अगले 2 दिन में ये पढ़ने को मिलेगा कि इनके द्वारा जो है इस्तीफा दे दिया गया है। मणिपुर में इतनी बड़ी घटना हुई है, विधायक, मंत्री, इनके दामाद तक के जो है घर फूंक दिए गए हैं जनता के द्वारा और मणिपुर में आपातकाल की स्थिति हो गई है। बीजेपी पार्टी को समर्थन देने वाली जो पार्टी थी पीपीपी, उसके द्वारा समर्थन वापस ले लिया गया है और एनपीपी के बाद अभी ये स्पष्ट नहीं हो पाया है क्या बीजेपी की सरकार बनी रहेगी या सरकार गिर जाएगी। ये जानकारी आपको कल दोपहर तक मिलेगी। ठीक है, इसके अलावा मणिपुर की बात करें तो मणिपुर का स्थापना दिवस 21 जनवरी 1972 को मनाया जाता है। राज्यपाल लक्ष्मण आचार्य है और विधानसभा सीट यहाँ पर कितनी है, 60 है। अभी दरअसल आपको मैंने कुछ दिन पहले एक मसला बताया भी था कि आने वाले समय में क्या है, कुछ डिमांड चल रही है। एक मैतेई समुदाय है और एक कुकी जनजाति है, तो कुकी जनजाति और मैतेई समुदाय के बीच ये विवाद इतना बढ़ चुका है कि यहाँ सरकार तक गिरने को तैयार है। सरकार, खैर हमारी केंद्र सरकार इन चीजों पर ध्यान नहीं दे रही क्योंकि उनको बहुत सारे सेंसिटिव मुद्दे कौन से, अगर धर्म में क्या गड़बड़ चल रही है, कौन सा धर्म गुरु क्या बोल रहा है, ये ज्यादा महत्वपूर्ण है। ये ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है कि भाई मध्य जो आपका मणिपुर है वो जल रहा है या नहीं, ये छोटे मुद्दे लगते हैं केंद्र सरकार के हिसाब से। हाल ही में ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है ये भी कि हाल ही में ये व्यक्ति जो है, इनका नाम है कैलाश गहलोत। कैलाश गहलोत ने एक योजना का शिलान्यास किया, शिलान्यास करने के बाद अपना इस्तीफा दे दिया। और ये कहाँ के, अगर आपसे पूछा जाए कहाँ के जो हैं ये मंत्री थे, तो दिल्ली के परिवहन मंत्री थे, इनके द्वारा इस्तीफा दे दिया गया है। मुख्यमंत्री अगर बात करते तो आतिशी मारलेना जो है यहाँ की मुख्यमंत्री है। विधानसभा सीट यहाँ पर 70 है और लोकसभा सीट की अगर बात करें तो यहाँ 7 है। 10वां क्वेश्चन है, भारत ने किस प्रकार की मिसाइल का सफल परीक्षण किया है? तो भारत ने आज हाइपरसोनिक मिसाइल का एक सफल परीक्षण किया है और खास बात यह है कि ये मिसाइल की अगर बात करें तो 1500 किलोमीटर से अधिक की मारक क्षमता वाली हाइपरसोनिक मिसाइल को विभिन्न पोलैंड ले जाने के लिए डिजाइन किया गया है और ये तीनों सेनाओं के लिए क्या है, प्रमुख है, ये प्रयोग की जाएगी। तो हमने आज कुछ महत्वपूर्ण सवाल पढ़े हैं, कुछ चीजों को देखा है, अब हम उसी चीज को आगे देख चले जाएंगे। मिलते हैं एक नई क्लास में और बेहतरीन तरीके से डिटेल में बात करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।